नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले देश के स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को जन टीवी परिवार हमारे पैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दा भी आज यही है कि आजादी के मायने, हम कहां पहुंचे, क्या चुनौतियां हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के स्पोक्स पर्सन है। विकास सोमानी जी हमारे साथ में भाजपा से हैं, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से हैं और आम आदमी पार्टी से गिरधारी सेपट जी। सभी का स्वागत है। नितिन, आपके पास में आना चाहूंगा। यूं अगर देखें, आप एक देश के नागरिक पहले हैं और उसके बाद में राजनीतिक दल से जुड़े हैं, राजनीतिक दल भी बाद में देश पहले हैं। आजादी के क्या मायने, कि किस तरह से हम आजादी देखना चाहते हैं, वाकई जिस लक्ष्य के साथ में आजादी हासिल की वो हम प्राप्त कर पा रहे हैं या उस दिशा में काफी बढ़ चुके हैं, या अभी और गुंजाइश है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, हमारे देश ने, आपको पता है कि कितना संघर्ष करके 200 सालों की हमने गुलामी झेली और उसके बाद में देश ने आज़ादी प्राप्त की। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक नए भारत की, एक आज़ाद भारत की संकल्पना के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और वो न्योछावर भी ऐसा किया था कि एक बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने संघर्ष किया। पता भी नहीं था कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। आज हम आज़ादी की आज़ादी जब सही मायने में जब है, जब हर हिंदुस्तान का नागरिक उस आज़ादी को फील करे, जब हर हिंदुस्तान का नागरिक पूरी तरीके से सशक्त हो, हर हिंदुस्तान का नागरिक जो हर तरीके से, हर मायने में अपने किसी से भी कम ना दिखाई दे, उसके पास सभी मौलिक सुविधाएं मौजूद हों, उसकी एस्पिरेशन, उसके अवसर को कोई काटे ना, वो हर तरीके से अपने नागरिक होने पे उसको गर्व महसूस हो। लगातार इसी दिशा में, चाहे कोई भी सरकारें आई, हमने लगातार इसी दिशा में काम किया। आपको पता है कि पूरा देश एक रियासतों में बटा हुआ था। जब रियासतों के एकीकरण से शुरू हुआ आज भारत, आज यहाँ पे जहाँ पे हमारे बजट जितना था उससे ज्यादा देश के अंदर समस्याएं थी, बेरोजगारी और क्या नाम से भूखमरी, महंगा, और क्या नाम से हमारे पास शिक्षा की कमी थी, कुप्रथाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 200 साल की गुलामी ने हर तरीके से देश को बर्बाद कर दिया था। उस जगह से आके आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि 5वें नंबर पे आ गई है। आज पूरे देश में कहीं भी अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए, चाहे साइंस में बात की जाए, चाहे इकोनॉमी में बात की जाए, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात की जाए, चाहे आर्मी में बात, चाहे हमारी जो सेना है उसमें बात की जाए, चाहे सॉफ्ट पावर में बात की जाए, किसी भी तरीके से आप बात की जाए, तो आज हमारा देश एक सशक्त देश बना है। अभी भी लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, हमारे जो आदिवासी भाई, दलित भाई, वंचित जो तबका है, उसके सामने भी कई समस्याएं हैं। आधारभूत ढांचे में भी अभी कई समस्याएं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको दूर करना है। लेकिन देश लगातार आगे बढ़ रहा है और सशक्त हो रहा है। जी विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या मायने हैं? बिल्कुल देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तभी तो दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन किस तरह की चुनौतियां मान के चलते हैं कि हाँ, देश के सामने आज भी ये चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुई हैं? भारत एक विशाल देश है और यहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध हुआ और जब चला, आज देखिए कितने वर्षों के उपरांत देश लगातार प्रगति पथ पर चला जा रहा है। भारत पहले भी सक्षम था और भारत की जननी, जो भारत माँ का जो हम संबोधित करते हैं, तो भारत माँ ने हमें बहुत कुछ दिया। आज के वर्षों पूर्व भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ 1857 से जो क्रांति शुरू हुई, वो क्रांति 15 अगस्त 1947 को एक आजादी के रूप में हमें मिली। आज उस आजादी को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से कई ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी चीजें थी जो देश के विकास में बड़ी अड़चने और बाधा उत्पन्न कर रही थी, वो अंग्रेजों के काल से चला रहा था। जिस प्रकार आप देखें कि हमारी न्याय व्यवस्था में भी कई जो कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के काल से चले आ रहे थे, उनको आज जिस तरह से
आबादी हमारे देश की और हमारे देश की जो व्यवस्थाएं बनी है और जो लोकतंत्र जिस प्रकार से हमारे देश का काम कर रहा है, वो विश्व में एक बहुत बड़ी पहचान है। उस पहचान को जो निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें हम ये मान सकते हैं कि इस देश में जो हमारी जागरूकता है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हम निरंतर अग्रिम रूप से किए जा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस निरंतर चीजों को बढ़ाए जा रहे हैं, जो देश आजाद हुआ जब से निरंतर जो भी सक्रिय योगदान जिन्होंने भी इस देश के लिए दिया, और कई लोग बलिदान हुए, कुछ अनगिनत ऐसे भी असंख्य बलिदानी है जिनका नाम हम जानते नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने देश की लड़ाई को बहुत दिल से लड़ा है। और आज लड़ने के बाद देश इस जगह आया है कि पूरा विश्व इस बात का लड़ा मानता है, और लोकतंत्र की एक परिभाषा बन चुका है भारत आज, कि विश्व इस नजर से देखता है कि लोकतंत्र, अगर कोई लोकतांत्रिक कोई देश है तो वो भारत है। और भारत में हर व्यक्ति को जो जीने का अधिकार है, आज पेयजल के लिए जल जीवन मिशन या कई ऐसी योजनाएं हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में या बहुत दूर तक भी नहीं पहुंच पाई है, उसके लिए देश तत्पर रूप से काम कर रहे हैं। और देश की टेक्नोलॉजी और जो डाटा है, डाटा ने लोगों को जोड़ा है। आटा से हम संघर्ष करते करते बहुत आगे तक पहुंचे, पर आज जो डाटा से जुड़ा है कि हर व्यक्ति की बात अपने दिल तक, ऊपर से लेके अंतिम छोर तक जो पहुंच पा रही है, वो सब आप जैसे जन टीवी और इनका माध्यम है, ये मीडिया का माध्यम है, ये सशक्त लोकतंत्र है जो आर्टिकल 19, 20, 21 और कई आर्टिकलों के मजबूती प्रदान करते हुए आज देश के संविधान को इस जगह ला दिया है कि आम आदमी, आज व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है और देश की प्रगति में तत्पर और सदैव उसमें लगा रहता है। सेबट साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया इस नाते कि निश्चित रूप से सत्ता संचालन में भूमिका राजनीतिक दलों की है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और उसी माध्यम से अगर बात करें आजादी की और आजादी के मायने की, तो क्या नजरिया आपका इस पे? सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। साथ में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश जो गुलामी की दास्ता झेल रहा था, दशकों से जो सिस्टम चला आ रहा था, उनके खिलाफ लड़ने में मजदूर, किसान, वंचित, पिछले वर्गों ने बहुत संघर्ष किया। एक लंबा संघर्ष के बाद में अंग्रेजों से जब हमको 1947 में आजादी मिली, तो हमने एक सपना देखा था। ऐसा सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था जिस भारत में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तमाम जो आधारभूत सुविधाएं संपन्न हमारा एक स्वर्णिम भारत होगा। वो भारत किसी हद तक पहुंच पाया है कि आज हमारा भारत है, आज हमारा भारत लड़ रहा है एक नए स्वतंत्रता के लिए। वो स्वतंत्रता है आज भ्रष्टाचार जिस तरीके से आज गांव-गांव, गली-गली में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार से हमको लड़ना है। आज हमको गरीबी से लड़ना है, आज हमको भुखमरी से लड़ना है। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन महिलाओं को उनके अधिकार और आजादी की जरूरत है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इस भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक संविधान बना आजादी के बाद में, और उस संविधान में हमें बहुत सारे मूल अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, बहुत सारे अनुच्छेद बने, और उन मौलिक अधिकारों में हमको दिया गया कि हम हमारी बात को किसी भी जगह रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली थी। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हमारा भारत चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खोता जा रहा है। तानाशाही प्रवृत्ति आज शासकों ने अपना ली है। और साथ ही साथ ये एक निवेदन मेरा ये भी है कि जिस तरीके से एक आज हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, तो कम से कम हम अर्ध विकसित और पिछले देशों से तो हम हमारा कंपेयर नहीं करें। आज भी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश का कंपेयर करते हैं, जबकि मेरा यही है आज सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से निवेदन कि आज भारत की तुलना हमें विकसित राष्ट्रों से करनी चाहिए, अमेरिका से करनी चाहिए, चाइना से करनी चाहिए, ब्रिटेन से करनी चाहिए। ये हमारी कमी है, हम पीछे देखते हैं, हमको आगे देखना चाहिए, सबको मिलकर स्वतंत्र रूप से एक विजन के साथ में। सेबट साहब, आप कह रहे हैं कि पीछे के देशों से हमारी तुलना, फिर हमारी जो इकोनॉमी आज इतनी आगे बढ़ी है, डेवलपमेंट हमारा जितना हुआ है, विकासशील राष्ट्रों में हम बहुत अग्र हैं, तो ये अगर पीछे के देशों से तुलना हम करते तो आज यहाँ कैसे स्टैंड कर पाते? नहीं, हमका आज के 30 साल पहले भी हम जो विकासशील देश ही थे, और आज भी हम विकासशील देश है। जबकि हमारा एक सपना था कि हम 2000 में विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, 2020 में विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए। और क्योंकि हमारा जो मेन कारण रहा, हम हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके और अपनी तुलना करके और अपने आप को बेस्ट साबित कर देते हैं। हमेशा दौड़ इस तरीके से दौड़नी चाहिए, हमको जीतने के लिए दौड़नी चाहिए, और बेस्ट जो प्लेयर है उसके कंपटीशन करनी चाहिए, जो पिछली भी है उनसे नहीं करनी चाहिए। और आज हमारे पास
प्रतिभाएं हैं, युवा शक्ति है, मजबूत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, वो टेक्नोलॉजी आई है, उसका हमको उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। राजनीति देश के विकास में बाधक नहीं बननी चाहिए, सहयोगी बननी चाहिए। और जिस तरीके से योजनाएं आती है वो धरातल पर नहीं जाती है, करप्शन के कारण 10-15 पैसा ही पहुंच पाता है, ये बहुत देश के लिए नुकसानदायक है। और सभी देशवासी आज पूरे देश के लिए समर्पित है, त्याग है, समर्पण है। तो उसके लिए हम सभी देशवासियों को मिलके और हमारी सरकारों को भी अपने राजनीतिक हित छोड़ के और राष्ट्र को प्रमुखता से लेके राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाएं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई, आज एक नेचुरल इंटेलिजेंस जैसी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जिसमें लोगों के मस्तिष्क में चिप लगा के और सब कुछ आगे करवाया जा सकता है। ऐसा आज युग है। इस युग में निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को आपस में एकजुट होकर और देश के लिए समर्पण दिखाना चाहिए और नई नई योजनाएं लाके हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए अतिशीघ्र। इसके लिए जब देश तैयार है तो हमारे राजनीतिक दलों को भी तैयार होना चाहिए। इसमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, आज हमारी संसद चलती है उसमें घंटों बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, हंसते हैं, सो जाते हैं हमारे सांसद। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। सभी जो प्रतिनिधि है उनको समर्पण के साथ में काम करना चाहिए। सही कह रहे हैं। कुछ चीजों को आपने दलगत राजनीति से ऊपर होकर के स्वीकार किया है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमारे सिस्टम का मखौल नहीं उड़ना चाहिए, मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अवसर भी ना मिले। सबसे बड़ी बात यह है। मैं नितिन जी आपके पास आना चाहूंगा। आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और कुछ हद तक मैं सेपर जी की बातों से सहमत हूं कि चुनौतियां इस मायने में, आजाद होने के बाद में नक्सलवाद हमारी आजादी के बाद में पनपा, आतंकवाद हमारी आजादी के बाद में पनपा, बेरोजगारी थी उस वक्त, लेकिन जिस तरह से आज मुंह बाएं खड़ी है, टेक्नोलॉजी में दुनिया में आज हमारा डंका है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है। सरकारी योजनाओं के आंकड़ों पे अगर यकीन करें तो गरीबी आज भी है, खत्म नहीं हुई है। योजनाएं कितनी चलती हैं, वजह क्या है? मैं किसी राजनीतिक दल के इच्छा शक्ति में कपट नहीं मान के चलता, लेकिन अभाव कहां रहा है? पैसे खूब आए हैं, योजनाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन जो 20, 30, 40 साल पहले चीजें थी वो आज भी हैं। तो ऐसा क्यों? इच्छा शक्ति का अभाव रहा, मॉनिटरिंग का अभाव रहा, या फिर वो सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पाए हम? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के लिए एक सरकार 2014 के अंदर आती है, वो कहती है कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे और 18 करोड़ रोजगार का हिसाब होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा नितिन जी, देखो आज बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम किसी एक सेगमेंट को नहीं, क्योंकि बात किसने क्या घोषणा की, किसने क्या कही, किसने क्या वादे किए, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आज हमें जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ वास्तव में खामी कहाँ पे रही। देखिए अभी मैंने वही आपको बता रहा था, मैं एक राजनीतिक दल से ऊपर उठ के बात कर रहा था कि आज हमारे देश को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? एक युवा आबादी है। अगर वो युवा आबादी इस समय अगर अभी भी आश्रित रही, अगर उसको रोजगार नहीं मिला, तो देश जब एक उम्र के बाद में तो आश्रित आबादी बढ़ेगी हमारे यहाँ पे और युवा आबादी कम होगी। जब युवा आबादी को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैंने बताया कि आदिवासियों का आपने खुद हमारे यहाँ पे मानगढ़ धाम का देखा है कि आदिवासी उस समय आजादी के लिए कुर्बान हो गए। अब आज उन आदिवासियों की क्या हालत है, किस तरीके से उनको माइग्रेट करना पड़ता है, क्या उन्हें अधिकार मिल रहे हैं? किसानों की आपने बात की, किसानों का आप सबको मैं अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के भी बात करें तो किसानों के साथ आज क्या स्थिति है? उनकी आत्महत्याएं बढ़ रही है, उनको एमएसपी नहीं मिल रही है, उनके साथ अभी भी काफी सारी जो बीमा वाली बात है कही गई वो मिल नहीं रही है। अभी भी हमारे जो युवा हैं सारे आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका किस तरीके से 4-4, 5-5 साल उनके पेपर नहीं हो रहे हैं। आज भी वही सिस्टम हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। हर राज्य में देख लीजिए पेपर लीक हो रहे हैं। उन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए संसद के अंदर समय बर्बाद हो जाता है। आप अगर कोई प्रश्न कुछ उठाया जाता है तो जहां आप पहले बोला करते थे कि सरकार के द्वारा संसद चलनी चाहिए, आज वो सब चीजें नदारद हैं, बिल्कुल नदारद हैं। भ्रष्टाचारियों को और बढ़ा चढ़ाकर सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको अपने दल में मिलाया जा रहा है। जिस तरीके की एजेंसीज हैं, आपने लगातार आप देखा किस तरीके से जहां एजेंसीज सच सामने लाने की बात करती थी, आज उन्हें विपक्षी दलों के ऊपर डाला जा रहा है। कैग की रिपोर्ट आपने बताया है, एक टाइम कैग की रिपोर्ट के कारण सरकारें गिर गई थी। आज कैग की रिपोर्ट में चाहे हाईवेज के अंदर हो, चाहे आयुष्मान योजना के अंदर हो, चाहे आज 6 तरीके के उन्होंने भ्रष्टाचार को सामने लाया है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। देखिए मीडिया का रोल भी इतना ही बड़ा है। उस समय भी आपको पता है समाचार पत्रिका
पत्रिकाएं, हमारे जो नेता थे, क्रांतिकारी जो नेता थे, वो सब समाचार पत्र पत्रिकाएं जागरूकता के लिए फैलाते थे, वो निकालते थे समाचार पत्र पत्रिकाएं, और उनसे बताया जाता था कि सच क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जनता उसमें अपने रिव्यूज देते थे। आज क्या हो रहा है? आज सच सामने ही नहीं आ रहा है, जो पेड न्यूज का एक बहुत बड़ा जाल बिछ गया है। तो मुझे लगता है कि, और आज सिविल सोसाइटीज की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती थी, मुझे लगता है कुछ समय में सिविल मैं एक बात सोसाइटी जानना चाहूंगा कि सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, जिसपे चुनौतियां अभी बड़ी हैं, या फिर मैंने कहा ना कि जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी हमारे को गिफ्ट में मिले, लेकिन आज भी हम उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, बेरोजगारी है, और आज भी गरीबी की जो स्थिति है, वो गरीबी के लिए ये नहीं कहा जा सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आंकड़े जो हम सामने रखते हैं, अगर वो फिर योजनाओं की को जिसको आधार बनाते हैं, उसी से तो प्रूव होता है कि देश में आज भी गरीबी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, उसको अगर हम इंगित करें और देखें, तो फिर हम बहुत ज्यादा ठीक है। हमने कई बार ये बात कही जाती है राजनीतिक मंचों से कि सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आज हमारे लिए युद्धपोत तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और एक विकास की सतत प्रक्रिया भी है, फेजेज में काफी आगे बढ़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, हर देश अडॉप्ट करता है, कुछ उसमें बड़ी भागीदारी के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि 9 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले की भी स्थिति जो है, कहीं खामी कहाँ रही, दुरुस्त नहीं कर पाए हम सिस्टम को। देखिए, मैं ये तो कहना बहुत ही निराशावादी बात है कि हम सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए। हाँ, कमियां जरूर रही हैं, जिन कमियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा जब हम आज़ाद हुए थे, मैंने बताया कि जितना हमारा बजट था उससे ज़्यादा हमारे सामने समस्याएं थी। आज हमारे पास अन्न नहीं होता था, हरित क्रांति आई, उसके बाद में हमारा किस तरीके से आज हम दूसरे देशों को, आत्मनिर्भर तो हो ही चुके हैं, दूसरे देशों को अन्न देने लग गए। आपने कहा सुई से लेकर हवाई जहाज तक, IIT IIM हर तरीके से हर चीज़ें संपन्न, आज भारत हर तरीके से संपन्न हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि व्यवस्थाएं को अनुकूल बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि देशवासियों से मिलकर बना होता है। कुछ टाइम में मैंने एक नई थॉट देखा है कि राष्ट्र हित को जो आमजन के हित से अलग कर दो, देश से देशवासियों को अलग कर दो, और उसके बाद में कि देश आगे बढ़ रहा है। अरे देशवासी आगे नहीं बढ़ेगा अगर देशवासी को कुछ नहीं मिलेगा, तो आज हमारे युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? आज अगर हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, वंचितों को अगर नहीं मिलेगा तो क्या राष्ट्र आगे बढ़ेगा? आज हर आदमी से यह सबूत मांगा जा रहा है कि आप, अगर कोई आलोचना करता है कि आप राष्ट्र विरोधी हो, यह कैसी बात है? इस देश में रहने वाला, मैं ये विश्वास करता हूं कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक इस देश से बहुत प्रेम करता है। तभी आज देखिए हमारे आसपास के आप जितने भी देश देखेंगे, नेबरहुड कंट्री या जो हमारे साथ आजाद हुए, आज उन देशों की क्या हालत है? हर जगह तानाशाही शासन रहा। यहाँ हमारे देश में देशवासियों ने मिलकर इस लोकतंत्र की जड़ों को इतना गहराई से मजबूत किया है कि चाहे सरकारें आए, कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये लोकतंत्र यहाँ पे बना हुआ है। हमको समझना चाहिए। अभी आज हम देशवासियों को अगर देशद्रोही कह के हम किसका अपमान कर रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। अगर देश के तरक्की से देशवासियों की तरक्की को अलग कर दिया जाएगा, क्या देश तरक्की कर सकता है? चलिए सोमानी जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने कुछ सवाल खड़े किए कि बेरोजगारी है, आज भी मुंह बाई खड़े हैं, भुखमरी है, कोई खारिज नहीं कर सकता कि यहाँ सब गरीबी नहीं है बहुत सारी जगह है। आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब हमारी आजादी के बाद में मिले हैं, लेकिन क्या वजह रही कि कम करने की बजाय ये बढ़ता? आज देखें नक्सलाइट के कितने, जिसे हम रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जब देश आजाद हुआ था, जब जो समस्याएं थी, और जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ जो काम कर रहे हैं, मेरे साथी ने कहा कि खबरें नहीं आ पा रही है, खबरें बराबर आ रही है, और खबरें आप राजस्थान के अखबारों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से मीडिया, जिस तरह से सोशल नेटवर्क काम कर रहा है, वो सब चीजों को बयां भी कर रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी आप देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जो विकास की जो गति है वो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और पिछले 10 सालों में जिस तरह से गति बढ़ी है, और जिस तरह से हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आज आम व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए सबका साथ सबका विकास, और विकास की जो डेवलपमेंट है, आप स्टार्टअप को देखिए, आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप हाईवे की जो स्थिति है जो सुधारी गई है, वर्षों से जो चीज चली आ रही है, जो देश आजाद होने के बाद से जैसे जैसे प्रगति पथ पे चलती गई, आज हम ये कहें कि देशद्रोह या राजद्रोह जिसकी भी अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, और जिस प्रकार से देश के हित में जो काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हुए इस धारा को बनाया गया है, और देश के खिलाफ जो अखंडता और संप्रभुता को अगर कोई बात ऐसी आती है सामने, तो उसके लिए जो कानून बना, उस कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाती है। हम किसी को ये नहीं कह सकते
कि पर्टिकुलर द्वेष तपस की जा रही किसी राज्य के लिए, किसी के लिए। हम ये देश हर नागरिक के लिए समान अधिकार है और सबको समान अधिकार प्राप्त है। और अगर देशद्रोह की या राजद्रोह की इस प्रकार की जो पूर्व में आतंकवाद घटनाएं होती थी, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि देश आजाद होने के बाद से जिस तरह से आज जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है कि आतंकवाद का देखें, आप जो घटनाएं आप पूर्व में देखें, आज देखें आप, जिस तरह से हम ये नहीं कहते आज की परिस्थितियां और स्थितियां, इटली जेंस को ले लें, आप किसी भी चीज को ले लें, देश जिस तरह से गति कर रहा है और प्रगति पथ की ओर अग्रसर है कि हम नौकरी, सर्विस, बेरोजगारी, अरे इतने स्टार्टअप हो गए, हम इतना सारा डिमांड है कि आज वर्किंग इतना हो रहा है देश में, देश किस गति से जा रहा है आप उसको देखो। विश्व की जो बात है, अभी हमारे यहाँ पार्टी के साथी ने कहा ये बात कि साहब हम किस देश से तुलना करें, हमारा देश आज जिस तुलना करने लायक आप देखेंगे तो देश से तुलना करने लायक देश नहीं बचा कि इस तरह का लोकतंत्र जो पूरे विश्व में आज भारत को जाना जा रहा है, जहां स्वतंत्र हवा, स्वतंत्र खुशबू और स्वतंत्र अधिकार और जो बोलने की अभिव्यक्ति यहाँ प्राप्त है। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हर बात को कहा जा रहा है और जो बड़े बड़े अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे धारा 370 का मामला ले लो, चाहे कई चीजें हैं, ऐसा नहीं है। जब जो सरकारें रही, जिन्होंने जितना प्रयास किया, आज जिस स्थिति में जो प्रयास तीव्र गति बढ़ी हो रही है और एक ही चल रहा है बस राष्ट्रहित और राष्ट्रहित और राष्ट्रहित। जब राष्ट्रहित के लिए आ रहे हैं, हम आप पार्टी को कहते हैं आपने चुनाव लड़े, आपने अपनी जो सफलता प्राप्त की, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आप ये मन न भूलें कि लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आपने पंजाब में अपना बहुमत प्राप्त किया तो लोकतंत्र का हिस्सा है। आज लोकतंत्र मुखर हुआ है बजाय उसके, और जो मीडिया और जो सोशल हम मीडिया, लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि आज संसद में एक सांसद को अपनी बात कहने के कारण बाहर कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये कोई ऐसा नियम नहीं होता। आज अपनी हक की बात कहने के लिए, जनता की बात उठाने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ये क्या तानाशाही नहीं है? हमारा लोकतंत्र ये नहीं कहता कि हमको इस तरीके से लड़ना चाहिए। आप कहेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में भी ऐसा कर दिया जाता है, वहां भी ऐसा कर दिया जाता है। लोकतंत्र की जो प्रणाली है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। ये कोई अंदरबार करने की स्थिति भी होती है तो नियम के अनुसार किया जाता है, उसमें कोई एक निर्णय होता है, उसके तय चलते हैं। विधानसभा राजस्थान की आप देखें, आप पार्टी की भी कोई चीज देखें, आप उन पे जाएंगे तो एक तत्कालिक निर्णय उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए समसामयिक विषय को किए जाते हैं। जिससे आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे जो चीज है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, वो विश्व में देखने लायक कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ हर व्यक्ति को जो मौका मिला है, जो 10 साल पहले जिस पार्टी को जानते नहीं था, आज उस पार्टी के मुख्यमंत्री बन के बैठे पंजाब में, आप उससे बड़ा लोकतंत्र की और क्या विस्तृत व्याख्या की जा सकती है? पार्टी ने तो काम किया है ना, आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए पार्टी ने काम करके दिखाया, इसलिए जनता ने चुना है और इतना बहुमत दिया है। देश के प्रधानमंत्री जो है और जो राजस्थान में या कहीं भी आप ले लो, आज भी आपको वोट प्रतिशत कितना सा है राजस्थान में, और कहाँ देखो आप किस जगह देखना चाहते हैं आप हमको राजस्थान में दिखाना, इसके साथ साथ में आप अपने आप को केरला और तमिलनाडु में देखिए, एक स्टेट से आप करते हैं वो भावना। हम 10 साल में नेशनल पार्टी बन गए, आपने कितना संघर्ष किया होगा, लेकिन हम जनता के मुद्दे लेके आए हैं। आज देश में जनता को शिक्षा के लिए तड़पना पड़ रहा है। आज 77 साल के बाद में वंचित है शिक्षा के लिए, आज नक्सलट है, आज गृह युद्ध की स्थितियां बना रखी है। जैसे अमित शाह जी ने कहा था, जिस प्रकार से पान में सुपारी तुलसी से पार्टी है और उस पार्टी आप कैसे कह सकते हो? आज इस लोकतंत्र में आप एक पार्टी को सुपारी कैसे कह सकते हो? ये सुपारी किलर जो होते हैं, ये सुपारी जानते हैं। एक पार्टी को सुपारी कैसे कह सकते हो? आपने कौन से संविधान में अधिकार दे दिया कि एक पार्टी को सुपारी कह सकते हैं? लेकिन आपकी तानाशाही है, मनमर्जी कह दो, आप पार्टी को गोली कह दोगे, सुपारी कह दोगे, आपकी लैंग्वेज है। आप किसी बड़ी बार लोग जब गृह मंत्री बनते हैं तो इस तरह की बातें आती है। आप इस तरह से इस्तेमाल करके ये लोकतंत्र की, आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह शब्द इस्तेमाल करेंगे। आप एक पार्टी के लिए सुपारी जैसा शब्द कैसे? गृह मंत्री सुपारी, देश में अगर आप सुपारी से संबंध किए जाते हैं, एक सुपारी से बहुत कुछ किया जाता है। अगर सुपारी को आप अगर समझते हैं, आपने किलर जोड़ दिया। पार्टी को सुपारी से कैसे आप रिलेट कर सकते हो? सुपारी से आगे क्यों जोड़ रहे हैं उसको? आप उसको पार्टी को सुपारी कह देते हो। आपकी धारणा बनी हुई देश के ये धारणा नहीं है, जनता सब समझने लग गई है। ये तानाशाही रवैया ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों ने, गरीब मजदूर लोगों ने खून पसीने से देश की आजादी दिलवाई है। ये किसी के बात की बकौती नहीं है कि आज उनके और मुंह डालिया और हमने आज हमारा देश ऐसे बोलते हैं, मेरे देश हमने आजाद किया है, ये हमारा ही भारत बना है। अरे उन गरीब लोगों को कैसे भूल गए आप? उन आदिवासियों को कैसे भूल गए? आज मणिपुर चल रहा है, उन आदिवासियों को कैसे भूल गए? महंगी औरतों को घुमाए जा रहे हैं, फिर कहते हैं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के हत्यारे बन रहे हो आप लोग। आप दिल्ली में देखिए क्या सोमानी जी, हमारा मकसद कतई आज इस तरह का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, वास्तव में कहीं अगर खामियां रही हैं तो बताना चाहिए, और बिल्कुल प्रगति की है देश ने, तभी तो आज हम यहाँ पे इतने आगे बढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्रगति की मिसाल है। आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वो प्रगति की मिसाल है। तो हम
उसमें उलझन में नहीं जाना चाहते हैं। आज सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हाँ वास्तव में हमें करने की आवश्यकता और किया जाना चाहिए। मैं 30 सेकंड में सोमानी जी आपसे जानना चाहूंगा कि हाँ अभी भी क्या लगता है आपको कि हाँ हमें इस पर फोकस करना चाहिए। देश में जिस प्रकार से न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो भी संसद में जो नए कानून को किया है कि जो पुरानी धाराएं थी जिनका अमेंडमेंट किया है, जो वर्षों से चली आ रही थी, तो देश में नित्य नए जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है और ये तो हो गए, लेकिन नए क्या होना चाहिए अभी आपको लगता क्या है कि हाँ ये कमी है, भी इसे और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तब हम विकसित राष्ट्रों में शामिल हो जो सकते भी हैं। योजनाएं हैं, जो सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, वो अंतिम छोर तक पहुंचे। जहां भी हम जितना डाटा फ्री कर सकती, सरकार जितना कर सकती थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम मोबाइल हो गया, ग्रामीण इलाके में हर चीज की बात पहुंचे। सबसे बड़ा ये है कि कम्युनिकेशन होके और जो चीजें केंद्र सरकार से या जहां से भी जो सुविधाएं आम जनता के लिए मिल रही है, वो अधिक से अधिक उनको अवेल कर पाए, उनका उपयोग कर पाए और अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाए, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि अधिकार जो आजादी का है वो शिक्षा से शिक्षा का अधिकार है, और गरीबी अगर गरीबी से मुक्त होता है तो वो उसका अधिकार है लोकतांत्रिक, और उसको जो लेकिन वो तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि मैं गरीबी से मुक्त हूं? तो सरकार की योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से वो धरातल पे पहुंच सके, तभी तो बात होगी वो उसका। क्योंकि जो सपने देखते हैं, नई सरकार आती है कोई भी, वो देखता है कि शायद मेरी बेहतरी होगी, क्योंकि गरीब भी इस बात का एहसास और समझ उसको भी होती है कि दो जो उनकी रोटी मिलनी चाहिए, सुकून से जीवन जी सकूं, उसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती है। और अगर वो नहीं मिल पाती है तो उसको लगता है कि आजाद भारत में आज भी मेरा जो हक है मुझे नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा सेपट साहब, समय कम है थोड़ा। अभी भी खामियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम केवल खामियों की आड़ में कहें कि कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी होना क्या चाहिए कि हाँ वास्तव में धरातल पर जो चीजें उतर सकें हम। क्योंकि आज भी मैंने पहले सवाल किया कि योजनाएं जो बनती हैं जनता के लिए बनती हैं, पैसा जनता की गाड़ी कमाई का होता है, हुकूमत हमारे यहाँ पे राजनीतिक दलों को मिलती है, तो क्या कोई लैकुना है हमारे सिस्टम में, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, या फिर सिस्टम में कुछ सुधार की गुंजाइश है? सर आज मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा मैन पावर है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग भारत के होते हैं, तभी अमेरिका आज विकसित राष्ट्रों में है और आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास में इतनी संपदा होने के बाद में हमारे राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण, सशक्त और मजबूत नीतियां नहीं बनने के कारण और उनका ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण, मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण, वो सारे का सारा पैसा जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है और हम दल लगल राजनीति में एक दूसरे राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते रहते हैं। अगर हमारे को विकसित, सशक्त और मजबूत भारत बनाना है तो हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और हमारे युवाओं को साथ लेके उनको रोजगार देना होगा, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, अच्छा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देना पड़ेगा और इसके साथ साथ में हमारी टेक्नोलॉजी का सहयोग लेके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तभी हमारा भारत है मजबूत और विकसित राष्ट्र बन पाएगा। वरना तो जिस तरीके से आज की राजनीति चल रही है, आने वाले 20 साल में भी हमारा भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। देखिए राजनीति के अपने कुछ मायने होते हैं और इसी तरह से देश की स्वतंत्रता के भी, स्वतंत्रता के अपने मायने थे। बहुत सारी कुर्बानियों की वजह से ये हमें आज जो हम ये कहूँ स्वतंत्रता की जश्न मना रहे हैं, उसके पीछे वो बलिदान है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका मकसद ये कभी नहीं रहा कि आज अगर हमें कुर्बानी से आज़ादी मिलेगी तो कल मेरी अपनी पीढ़ी उसका कुछ आनंद ले पाएगी, बिल्कुल नहीं, कोई मकसद नहीं। उनका एक ही मकसद था कि भारत माता की जो आन बान शान है वो बनी रहनी चाहिए, तिरंगा वो सदैव उसके आन बान शान में हम लोग जय हिंद करते रहें, एक मकसद था ये। और मुझे लगता है कि अगर आज भी कहीं कोई खामी है तो सही में उस बलिदान, उस शहादत को तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब उस मायने को हम समझ सकें और उस दिशा में सही तरीके से अग्रसर हो सकें, तभी ये सही और सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ हमारी स्वतंत्रता हो पाएगी। अदरवाइज तो हम उन चीजों में जकड़ते चले जाएंगे तो फिर इसके मायने बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।